दीदी देखो ना, राजेश अंकल आपके द्वारा दिया हुआ नया कुर्ता पहनने से इनकार कर रहे हैं और यह जिद लगाकर बैठे हुए हैं कि आज रात की पार्टी में वह केक भी नहीं काटेंगे। अब आप ही उनको समझाइए। कहकर सीमा कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई और आशा भरी निगाहों से गुंजन की ओर देखने लगी। कई हफ्तों बाद थोड़ा सा समय मिला था तो गुंजन जरा बही खाते निकालकर बैठ गई थी और सारे हिसाब किताब देखने लगी थी। उसने सोचा था कि दोपहर भोजन के बाद सभी आराम कर रहे होंगे, अतः वह जरा शांति से अपना काम कर पाएगी। परंतु इस जिंदगी में उसे आराम कहा। लो आ गई सीमा अपनी फरमाइश लेकर। उसने एक लंबी सी सांस खींची और सीमा से बोला, चलो जाकर देखते हैं। कहकर गुंजन ने अपनी कलम बंद करके बही खातों के बीचों बीच रखकर उनको भी बंद कर दिया। फिर कुर्सी को पीछे की ओर ढकेलकर वह उठ खड़ी हुई और राजेश अंकल के कमरे की ओर चल दी। 40 वर्ष की गुंजन की साड़ी लपेटने के ढंग में, उसकी चाल में, आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी कि कहीं भी कोई मामला सुलझाना हो तो सदा उसे ही पुकारा जाता था। बंद कमरे का दरवाजा ढकेलकर गुंजन ने जब अंदर कदम रखा तो देखा राजेश अंकल का नया कुर्ता नीचे जमीन पर लौट रहा था और महाशय स्वयं पलंग पर पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर उसे नचाते हुए सीलिंग को ताक रहे थे, मानो अपनी सफाई पेश करने से पहले उसका पूर्वाभ्यास कर रहे हों। गुंजन के यहाँ पहुँचते ही आसपास के कमरों में से ताका झाकी आरंभ हो गई थी। गुंजन दीदी आ गई, अब बड़ों को पता चलेगा कि फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गुंजन धीरे धीरे चलकर कमरे के भीतर आई और पहले उसने जमीन पर गिरे हुए कुर्ते को उठाया, फिर राजेश अंकल के पलंग पर उनके पास बैठ गई। उसने उनकी पीठ को हौले से स्पर्श किया और बोला, काका यह क्या बचपना है, नया कुर्ता जमीन पर कैसे गिर गया? अरे गुंजन बेटा तुम आ गई। देखो ना ये लोग जबरदस्ती मुझे वह कुर्ता पहना रहे थे, तुम इनको मना कर देना बेटी। क्यों काका, आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन को नया कपड़ा तो सभी पहनते हैं, फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? गुंजन ने बहुत ही कोमल स्वर में राजेश अंकल से कहा, अरे मैं कोई बच्चा थोड़े हूँ जो नया कपड़ा पहनूंगा। जानती हो पूरे 80 साल का हो गया हूँ आज। जानती हूँ काका, तभी तो आपका 80वां जन्मदिन मनाना चाहती हूँ सभी आश्रम वासियों के साथ। क्या आप हम लोगों की खुशी के लिए इतना भी नहीं करेंगे? जन्मदिन का उत्सव तो अपनों के साथ मनाया जाता है, जिसके अपने ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उसके लिए क्या जन्मदिन और क्या उत्सव बेटा। इतना कहकर राजेश जी को याद आया कि उन्होंने ये क्या बोल दिया गुंजन के सामने। गुंजन के आहट पाते ही राजेश अंकल अपने पलंग पर से उठकर बैठ गए, किंतु इतना सुनते ही गुंजन उठकर खड़ी हो गई। दुखी आवाज में वह बोली, एक तरफ आप मुझे बेटा भी कहते हैं और दूसरी तरफ पराया भी समझते हैं। आज तो आपकी दिल की बात जुबान पर आ ही गई आखिर। अरे बेटा तुम तो नाराज हो गई, मेरा वह मतलब नहीं था। अब तुम ही लोग तो मेरा सब कुछ हो। तुमने मुझे यहाँ पर आश्रय नहीं दिया होता तो इस बुढ़ापे में कहाँ जाता मैं। कहते हुए राजेश जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी कमीज की बाजू से उनको पोंछ लिया। छी काका, जन्मदिन के दिन रोया नहीं करते, दुख तो हम सबका नित्य साथी है, इसलिए सिर्फ आज के दिन काका हमारे खातिर मना मत कीजिएगा। कम से कम एक दिन सबको जी भरकर खुशियां तो मना लेने दीजिए। ठीक है बेटी, तेरी अगर यही इच्छा है तो ला वह कमीज मुझे दे दे। राजेश अंकल को तैयार होते देखकर
गुंजन कमरे से बाहर निकलकर आ गई। वह बरामदे के एक कोने में आकर चुपचाप बैठ गई। उसका दिल भर आया था। पुरानी स्मृतियों ने अचानक आकर उसे घेर लिया। वह आश्रम जिसका नाम उसने आनंद आश्रम रखा है, यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो किसी न किसी गंभीर मानसिक बीमारी के कारण पहले पागल खाने में डाल दिए गए थे और अब जब समुचित चिकित्सा से ठीक भी हो गए हैं, परंतु इनके परिवार का कोई भी इन्हें वापस ले जाने को तैयार नहीं है। अगर वापस ही लेना होता इनको तो पहली बात ये थी कि वे पागल खाने में डाले ही क्यों जाते। दुनिया बड़ी जालिम है। सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के डोर से बंधे हुए हैं। जैसे ही आपसे काम निपट गया या जिस दिन आप बीमार हो गए तो समझ लीजिए कि आप दूसरों के लिए बेकार हो गए। गुंजन के घर में सभी हैं, उसका पिता, पति, बेटा और बेटी। अगर नहीं है तो सिर्फ उसकी माँ। तभी तो ठीक हो जाने के बाद भी अपने घर में वह वापस स्थान ना पा सकी। उन दिनों इसी आनंद आश्रम में उसने पनाह पाई थी। यहाँ पर जो इसने उसे उस दिन मिला था वही दुगना तिगुना करके आजकल वह इन आश्रमिकों पर लुटा देती है। अब यही आनंद आश्रम उसका और उस जैसे 50 और लोगों का घर भी है और परिवार भी है।